रजवाणी। यूपी पुलिस जिस विकास दुबे के सिर पर काल बनकर 3 जुलाई से ही मंडरा रही थी, वो उज्जैन में महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। कानपुर से करीब 750 किलोमीटर दूर वो महाकाल के दर्शन करने पहुंच गया था। इससे पहले विकास दुबे को दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में देखा गया था। अगर वो फरीदाबाद से उज्जैन गया तो मतलब 750 किलोमीटर का सफर उसने तय किया और किसी पुलिस नाके पर, किसी टोल नाके पर उसे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पहचाना। वो भी तब जबकि कोरोना वायरस की वजह से यूपी के सभी बॉर्डर पहले से सील थे और कानपुर कांड के बाद यूपी पुलिस की 25 टीमें और पूरी की पूरी एसटीएफ सिर्फ विकास दुबे को ढूंढ रही थी। मध्य प्रदेश की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया था क्योंकि शक था कि वो ग्वालियर चंबल इलाके में छिप सकता है। फिर भी वो मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में पहुंच गया, उज्जैन पहुंच गया। महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन करने के लिए 250 रुपए की पर्ची भी उसने बनवा ली। इतना सब हो गया और विकास दुबे को कोई नहीं पहचान पाया। उस विकास दुबे को जिसकी तस्वीरें 3 जुलाई से हर न्यूज चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रसारित हो रही। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसने से ठीक पहले उसे मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। लाठी लेकर भीड़ संभालने वाले सुरक्षा कर्मियों ने यूपी के सबसे दुर्दांत गैंगस्टर को पकड़ लिया और वो बिना हील हुज्जत किए खुद ही शोर मचाने लगा कि हां, मैं ही विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। पुलिस को शक तो पहले से था कि विकास दुबे सरेंडर करने की कोशिश कर सकता है। आमतौर पर जब किसी बदमाश को यह डर होता है कि पुलिस उसे एनकाउंटर में मार देगी तो वो या तो कोर्ट में सरेंडर करता है या फिर ऐसी जगह जहां मीडिया पहले से मौजूद हो। पुलिस ऐसी तमाम जगहों की निगरानी भी कर रही थी, लेकिन सावन के महीने में उज्जैन के महाकाल मंदिर के बारे में पुलिस भी नहीं सोच पाई। विकास दुबे का पूरा इतिहास और उसके नेटवर्क का पूरा भूगोल खंगालने के बाद भी पुलिस को यह पता नहीं चल सका कि हर साल महाकाल के दर्शन करने वाला विकास दुबे वहां भी जा सकता है। विकास दुबे ने एक बार फिर यही दिखाया कि उसका शातिर दिमाग पुलिस से 4 कदम आगे की सोचता है। हालांकि पीछे पुलिस भी नहीं है। विकास दुबे के उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले ही पुलिस की उसकी पत्नी और बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कानपुर कांड के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का राज। शंख द्वार के पास पता चला था कि विकास दुबे की पहले पता चला और जो फूल वाले ने सूचना दी, फिर निजी सुरक्षा एजेंसी को बताया गया और उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची और विकास दुबे की गिरफ्तारी की गई। शिवली का डॉन फरीदाबाद से कैसे पहुंचा उज्जैन? और माली की दुकान है, सुरेश कहा, उन्होंने देखा था, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है। गैंगस्टर की भागम भाग के उन 150 घंटों की कहानी। विकास दुबे है तो विकास दुबे की सैंडल जब्त की गई है जो वो दर्शन करने के लिए आया था, उसने रखा था। उसके बाद उसका गमछा, उसके बाद डॉग स्क्वाड टीम से पूरी सर्चिंग की गई मंदिर परिसर। मध्य प्रदेश राज्य में जिला उज्जैन के महाकाल थाने में पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई है। कानपुर गोलीकांड को अंजाम देने वाला विकास दुबे उर्फ शिवली का डॉन महाकाल की नगरी उज्जैन में पकड़ा गया। 6 दिन की आंख मिचौली के बाद आखिरकार 9 जुलाई की सुबह गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। महाकाल की चौखट से मध्य प्रदेश पुलिस इस कुख्यात अपराधी को घसीट कर ले गई। विकास दुबे का गिरेबान मध्य प्रदेश पुलिस के हाथों में था, लेकिन कानपुर में 8 पुलिस वालों की मौत का गुनहगार विकास दुबे अपनी हनक दिखाता रहा।
वो जोर जोर से चिल्लाता रहा कि जी हां, मैं हूं कानपुर का खलनायक। दुबे जो मोस्ट वांटेड है यूपी का, तो वो आज पकड़ाया गया है महाकाल थाने में। महाकाल तो उसको सबसे पहले जो फूल और माली की दुकान है सुरेश कहा, उन्होंने देखा था, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है। और क्योंकि वो न्यूज़ लगातार दिखते रहते हैं और व्हाट्सएप में भी उनके पास उसका फ़ोटो था। जो विकास दुबे है, तो विकास दुबे की सैंडल जब्त की गई है जो वो दर्शन करने के लिए आया था, उसने रखा था। उसके बाद उसका गमछा, उसके बाद डॉग स्क्वाड टीम से पूरी सर्चिंग की गई मंदिर परिसर की, उसके मार्ग की कि कहीं उसने कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसा कोई असमान अप्रिय कुछ नहीं पाया गया है। तोड़ रहा था बिलपत्र, तो आया बोले दर्शन कैसे होंगे, तो मैंने पीछे चले जाओ, मैं 250 रुपये का टिकट मिलेगा, ये दर्शन नहीं से होंगे। वो चले गए, फिर मेरे को ऐसा आया लगा कि यार मैं रात को इनको कहीं देखा है अपन ने। फिर स्क्रीन पे मैंने मोबाइल पर उनका फ़ोटो निकाला, फ़ोटो निकाल के फिर मैंने देखा, मैंने हाँ यही है। फिर घनश्याम मिश्रा जी को मैंने बतलाया कि ये व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ मंदिर में, आप देख लीजिए। बोले मैं आके देखता हूँ। फिर राहुल दुबे है, राहुल है अंदर जो मंदिर कर्मचारी गार्ड, उसको बतलाया मैंने कि राहुल ये व्यक्ति ऐसा है, इनका ध्यान दो। तो एसपी साहब और हम यहाँ पे आए, जब तक टीम ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम शुभम है। तो बोले कि आई कार्ड दिखाओ, तो उसने अपना आई कार्ड दिखाया जो कि नवीन पाल के नाम से था। तो वो उसकी सूचना गलत दे रहा था, और जब मैंने उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो यहाँ पे आया हुआ है, पहले नदी पर स्नान करने गया और उसके बाद दर्शन किया। भागने की कोशिश नहीं की? उसने भागने की कोशिश, उसने छीना झपटी करी। मेरे गार्ड की घड़ी भी टूट गई है, नेम प्लेट भी टूट गया है, तो उसने छीना झपटी करने की कोशिश करी। लेकिन चूंकि जब हमने उस पर दबाव बनाया तो उसने कबूल कर लिया, बोले कि मैं ही विकास दुबे हूँ, मैं ही विकास दुबे हूँ, कर लो क्या करो। कानपुर का गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ तो चीखता रहा कि वही विकास दुबे। हालांकि पुलिस के एक तमाचे से ही वो खामोश हो गया। तो मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास को गिरफ्त में लेने के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर के लॉकर रूम को भी खंगाला, जहां से पुलिस को काले रंग का एक बैग बरामद हुआ। बैग में पुलिस को चाकू और कुछ कपड़े मिले। एक वांटेड कुख्यात अपराधी जो वांटेड था, उसको डिटेन करने का काम उज्जैन की पुलिस ने किया है। लेकिन उज्जैन की पुलिस कह रही है कि अब उन्हें इंतजार है कि जैसे ही एसटीएफ आती है तो वो अपनी कार्रवाई, ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई पूरी करेंगे। मैं उस गेट की तरफ दरअसल पहुंचना चाह रहा हूं कि जो गेट आपको दिखाऊंगा कि जिस गेट से वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, ये शंख द्वार है। इस गेट पर आकर यहाँ पर पुलिस ने, इस गेट पर विकास दुबे को एक फूल वाले ने पहचाना। फूल वाले की पहचान के बाद उसने इसकी सूचना यहाँ की जो निजी सुरक्षा एजेंसी है उसको दी। विकास दुबे पुलिस के हत्थे तो चढ़ गया, लेकिन जिस तरह से 150 घंटों तक वो तमाम राज्यों की पुलिस को छकाता रहा, वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू। वो कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा, इसका रोड मैप भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 2 जुलाई की रात को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद विकास दुबे बिकरू गांव से भाग निकला था। विकास जानता था कि कानपुर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी होगी, लिहाजा वो साइकिल के जरिए खेतों के रास्ते पर आ गया। करीब 5 किलोमीटर दूर शिवली पहुंचने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। विकास ये भी जानता था कि 8 पुलिस वालों की जान लेने के बाद उसका क्या हश्र होने वाला है, लिहाजा वो अपनी जान बचाने की गरज से कानपुर से हरियाणा के शहर फरीदाबाद पहुंच गया और फिर फरीदाबाद से महाकाल की नगरी उज्जैन। न्यूज़ 18 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक विकास दुबे मंगलवार यानी 7 जुलाई की रात फरीदाबाद से नई दिल्ली पहुंचा। नई दिल्ली से एक प्राइवेट बस में सवार हुआ और उज्जैन के लिए निकल पड़ा। विकास नई दिल्ली से जयपुर और फिर कोटा होते हुए उज्जैन पहुंचा था। विकास दुबे जिस प्राइवेट बस में सवार हुआ था उसमें वो अकेला ही सफर कर रहा था। हैरानी इस बात की है कि 2 जुलाई को विकास दुबे कानपुर कांड के बाद फरार हुआ। इसके बाद 7 जुलाई को उसे फरीदाबाद में देखा गया। फिर राजस्थान में दाखिल होकर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंच गया। इस दौरान विकास 15.5 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र 25 घंटे में तय करता है, लेकिन किसी राज्य की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। वो भी तब जब विकास की गिरफ्तारी के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं 10 राज्यों की पुलिस अलर्ट पर थी।
उज्जैन में कानपुर कांड के आरोपी विकास दुबे का गिरफ्तार किया जाना 6 दिनों तक पुलिस को चकमा देते रहे। कई सवाल खड़े करते हैं। मसलन विकास मौकाए वारदात से फरार होकर फरीदाबाद कैसे पहुंच गया? क्या विकास का नेटवर्क फरीदाबाद तक फैला है? विकास पुलिस की नजरों से बचता हुआ फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंच गया? क्या विकास दुबे के उज्जैन जाने के पीछे किसी और का दिमाग काम कर रहा था? अपील करने वाले करेंगे। मुझे उनके तो बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवा वही है, वो खुदा ही बताई है। श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। विकास की मां भले ही ये मान रही हो कि महाकाल ने उसे बचा लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की गिरफ्त में आने के बाद उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुलना तय। विकास से पूछताछ होगी, विकास के जुर्मों का हिसाब होगा। विकास को किसका संरक्षण हासिल था, इसका पता लगाया जाएगा। तो बहुत मुमकिन है कि वो अपने सारे राज उगल दे। विकास दुबे का गुंडा राज कानपुर के चौबेपुर थाने और शिवली नगर पंचायत के इलाके में 30 साल से चल रहा था। यूपी जैसे बड़े प्रदेश और भारत जैसे बड़े देश का छोटा सा इलाका था, इसलिए विकास दुबे के दुस्साहस, उसकी दहशत की कहानियां वहीं तक सिमट कर रह गई। नेताओं की नजर इनायत थी और पुलिस का अपना स्वार्थ, इसलिए विकास दुबे का मन बढ़ता चला गया। कितना बड़ा, इसका अंदाजा पुलिस को भी तब हुआ जब 2 जुलाई की रात उसने अपने गुर्गों की मदद से 8 पुलिस वालों को घेर कर मार डाला। उस दिन तक पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में विकास दुबे को बस 25,000 का इनामी अपराधी ही माना था। यह हथकंडा पुलिस इसलिए आजमाती है ताकि कल को अगर ऊपर से दबाव पड़े तो कागज में दर्ज इसी तथ्य को ढाल बनाकर पुलिस अपनी खाल बचा सके। चर्चा तो यही है कि विकास दुबे के मामले में भी पुलिस यही खेल खेल रही थी। कुछ पुलिस वाले एक गुंडे की ढाल बने हुए थे। इसका जिक्र शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा अपनी रिपोर्ट में पहले ही कर चुके थे। हैरानी इस बात पर भी हो रही है कि जिस थानेदार को डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने खुद विकास दुबे का मददगार बताया था, वो भी उस रात विकास दुबे के घर दबिश डालने गई टीम में शामिल था। वो थानेदार भी अब विकास दुबे के जरिए पुलिस वालों का नरसंहार कराने का आरोपी है। 3 और पुलिस वाले भी शिकंजे में हैं और एक बड़े अफसर भी जांच के दायरे में हैं, जिन्होंने विकास दुबे की करतूतों पर पर्दा डालने वाले के आरोपी पुलिस वालों से नजरें फेर रखी। यूपी पुलिस बीते 1 हफ्ते से साख बचाने की जंग लड़ रही थी। उसे विकास दुबे का गैंग खत्म करना था, जिसका सिलसिला 3 जुलाई से ही शुरू हो गया था। पुलिस ने 1 हफ्ते में विकास दुबे के 5 साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया। उसके कुछ मददगार भी पकड़े गए। विकास दुबे भी आखिरकार पकड़ा गया, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद भी इलाके में उसकी दहशत कम नहीं हुई है। यूं कहें कि पहले से ज्यादा बढ़ गई है। थाने में हत्या करके उसने इलाके में जो खौफ पैदा किया था, उसमें अब बिकरू गांव के नरसंहार का इतिहास भी जुड़ गया है। बिहार के बेगूसराय के कवि हैं एस मनोज। उन्होंने लिखा, निर्विघ्न भाव से जीते मानव का विभिन्न विघ्नों से भर जाना, हंसते खिलखिलाते बच्चों के बीच मातम पसर जाना, बाहर से घर तक बालाओं का सशंकित रहना, बेखौफ जीते शहर का खौफ से भर जाना। क्या यह किसी बर्बर युग का इतिहास है? हां है, किंतु यह हमारे इतिहास के साथ हमारा वर्तमान भी। 8 पुलिस वालों की हत्या के इल्जाम के बाद विकास दुबे का भविष्य क्या होगा, यह नहीं पता। वर्तमान की सच्चाई यही है कि पुलिस वालों के नरसंहार के इतिहास के साथ विकास दुबे और उसकी दहशत दोनों जिंदा हैं।
पकड़े जाने के बाद विकास दुबे ने 2 जुलाई की रात के अपने खूनी मंसूबों का जो कच्चा चिट्ठा खोला है वो उस नरसंहार से भी ज्यादा डरावना है। उसका इरादा सिर्फ पुलिस वालों को मारने का नहीं था, वो उन शहीद पुलिस वालों की चिता भी वहीं जला देना चाहता था। महाकाल की चौखट से गिरफ्तार किए जाने के बाद विकास दुबे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जैन कोर्ट में पेशी हुई। इससे पहले कि उत्तर प्रदेश और एसटीएफ उसे अपने साथ लेकर जाती, शिवली के डॉन से मध्य प्रदेश की पुलिस ने पूछताछ की। तो इस पूछताछ में उसने कुछ ऐसे राज उगले हैं जो चौंकाने वाले हैं। विकास दुबे का कबूलनामा हैरान करने वाला है। उसने जो कुछ भी बताया है वो उसके वहशीपन का सबूत पेश करता है। 2 जुलाई की रात कानपुर में बिकरू गांव में क्या हुआ, कैसे विकास दुबे की कातिल कंपनी ने पुलिस वालों पर रात के अंधेरे में गोलियों की बौछार की, और विकास दुबे शहीद पुलिस वालों की लाशों के साथ क्या करना चाहता था। इस पर से विकास ने पर्दा हटाया तो उस रात का खौफनाक मंजर सामने आ गया। पुलिस की पूछताछ में विकास दुबे ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने घर के बगल में मौजूद कुएं के पास 5 पुलिस वालों की लाशों को एक के ऊपर एक रखवाया। विकास इन पुलिस वालों की लाश को आग लगाकर जलाना चाहता था ताकि सबूत मिटाए जा सके। पुलिस वालों की लाशों में आग लगाने के लिए विकास ने अपने घर में मौजूद ड्रम में तेल रखा हुआ था। 50 लीटर के ड्रम में तेल रखा गया था जिससे शवों को जलाया जा सके, लेकिन लाशें इकट्ठा करने के बाद उसे उन्हें जलाने का मौका नहीं मिला और वो फरार हो गया। अपराध की दुनिया में विकास बहुत विकास करना चाहता था। वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था। तो शायद यही वजह है कि पहले तो उसने पुलिस वालों को मारने की साजिश रची और फिर उनके शवों को जलाकर सबूत मिटाने का प्लान बनाया। तो विकास ने पूछताछ में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र से अपनी दुश्मनी की वजह भी बताई। उसने बताया कि आखिर कैसे उसके गुर्गों ने सीओ देवेंद्र मिश्र को गोली मारी। उसने बताया कि 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में आए चौबेपुर थाने के पूर्व एसओ विनय तिवारी ने आखिर क्यों उसे देवेंद्र मिश्र से बचकर रहने को कहा था। विकास के एक कबूलनामे के मुताबिक देवेंद्र मिश्र से उसकी कई बार बहस हो चुकी थी और उन्होंने उसे देख लेने की धमकी दी थी। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र कहते थे कि विकास का एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा। चौबेपुर थाने के पूर्व एसओ विनय तिवारी ने ही विकास को बताया था कि देवेंद्र मिश्र उसके खिलाफ हैं, जिसके बाद विकास दुबे को देवेंद्र मिश्र पर गुस्सा आ गया। वारदात वाली रात सीओ देवेंद्र मिश्र को उसके घर के सामने वाले मकान में मारा गया था। देवेंद्र मिश्र को विकास ने अपने हाथों से नहीं मारा, बल्कि उसके गुर्गों ने उनका कत्ल किया। देवेंद्र मिश्र को करीब से गोली मारी गई थी, जिससे उनका आधा चेहरा फट गया था। कुख्यात अपराधी विकास दुबे का उज्जैन में पकड़ा जाना एक बहुत सुखद घटना है। सुखद इसलिए कि एक जघन्य अपराध में वांछित अभियुक्त ट्रेस कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। ये एक अच्छी बात है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे 2022 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन विकास के जुर्म की लंका में पुलिस ने आग लगा दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, विकास के गुर्गों पर भी शामत आ गई। एक के बाद एक विकास की कातिल कंपनी में शामिल लोग या तो पकड़े जाने लगे हैं या फिर ढेर किए जा रहे हैं। कानपुर पुलिस ने 3 जुलाई को विकास के 2 साथियों को मार गिराया। पुलिस ने मुठभेड़ में विकास के साथी दया शंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हमले के आरोपी 15 मोस्ट वांटेड बदमाशों की लिस्ट जारी की। यूपी के हमीरपुर में विकास का साथी अमर दुबे मुठभेड़ में मारा गया।
कानपुर में मुठभेड़ के बाद विकास के 3 साथी गिरफ्तार किए गए। एमपी के शहडोल में विकास का 1 साथी गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में विकास के 3 साथी पकड़े गए। फरीदाबाद से कानपुर ले जाते वक्त प्रभात मिश्रा मुठभेड़ में मारा गया। यूपी के इटावा में विकास का एक और साथी रणवीर उर्फ बउवन मारा गया। एक घटना बाकीवर थाने में हुई थी, जहां पर जो है एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लूट करके कुछ बदमाश एक व्यक्ति को घायल करके अब भाग गए थे, जिससे वहां चेकिंग प्रारंभ की गई और वहां पर भी आज मुठभेड़ के बाद जो है एक बदमाश मार गिराया गया है, जिसका नाम बउआ दुबे, जो कि इस गैंग का एक सक्रिय सदस्य था और उसमें 50,000 का रिवार्डेड क्रिमिनल था। विकास के 5 साथी ढेर किए जा चुके हैं। अमर दुबे, रणवीर उर्फ बउवन, प्रभात मिश्रा, अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे, जबकि विकास के 6 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। दया शंकर अग्निहोत्री, श्रवण मिश्र, अंकुर मिश्रा, श्यामू वाजपेयी, ज्ञानेंद्र निगम और संजू दुबे। कुल मिलाकर विकास के गुंडा राज की जड़ें हिल गईं। तो अब उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके साम्राज्य का खात्मा भी तय। विकास दुबे ने जब अपने गांव में पुलिस वालों को घेर कर मारा था, तभी से यूपी पुलिस और नेताओं के बीच उसकी पैठ पर भूचाल आया हुआ। अब जिस अंदाज में मध्य प्रदेश के उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हुई, वो भी 1-2 नहीं बल्कि अनगिनत सवालों से घिरी हुई। सवाल यूपी और एमपी पुलिस की चौकसी पर भी उठ रहे हैं और इस पर भी कि कहीं ये विकास दुबे का सरेंडर का प्लान तो नहीं था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता तो खुलकर सवाल पूछ रहे हैं कि यूपी पुलिस और सरकार ही बताए कि विकास दुबे ने सरेंडर किया या फिर सचमुच उसकी गिरफ्तारी हुई। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे के गैंग के हाथों शहीद हुए पुलिस कर्मियों के घरवाले भी इसे सरेंडर ही मान रहे हैं। यूपी पुलिस पर नाकामी का दाग विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद और गहरा हो गया है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पुलिस खुद ही जिम्मेदार है। बीते 3 दशक में यूपी पुलिस की छवि ऐसी बन गई है कि किस अपराधी को पकड़ना है, किसका सरेंडर करवाना है, किसका एनकाउंटर करना है, यह अपराधी के राजनीतिक रसूख से तय होता है। 1996-97 में जब यूपी के सबसे कुख्यात हत्यारे श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक, तब पहली बार यूपी में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। तब यह चर्चा आम थी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने किसी बहुत बड़े नेता की सुपारी ली है, इसलिए उसका एनकाउंटर होना तय है। यही हुआ। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला अपने 2 साथियों समेत एनकाउंटर में मारा गया था। लेकिन यूपी में तब 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का भी आतंक था। उनके राजनीतिक संपर्कों के किस्से भी आम थे। ब्रिजेश सिंह के एक भाई तो विधान परिषद के सदस्य भी चुन लिए गए थे। यूपी पुलिस के मोस्ट वांटेड इन 2 गैंगस्टर्स, इनकी जोड़ी तब अपने दुश्मनों और राजनीतिक विरोधियों को निपटाने में जुटी रही। 2008 में अचानक खबर आई कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ओडिशा में ब्रिजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके 1 साल के अंदर ही ब्रिजेश सिंह के जोड़ीदार त्रिभुवन सिंह ने लखनऊ में एसटीएफ के ऑफिस में जाकर सरेंडर कर दिया था। ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह अब जेल में और एक के बाद एक मुकदमों से बरी होते जा रहे हैं। विकास दुबे भी एक बार ऐसा कर चुका है। 2001 में कानपुर के थाने में ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के बाद उसने सरेंडर किया था। उस मुकदमे में उसके खिलाफ पुलिस को न कोई ठोस सबूत मिला, न ही किसी ने गवाही दी। वो बरी हो गया। अब उस पर रात के अंधेरे में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है और जिस अंदाज में उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद यह सवाल भी गंभीर हो गया है कि पुलिस क्या अदालत में यह बात साबित कर पाएगी कि बिकरू गांव का नरसंहार विकास दुबे नहीं किया था। विकास दुबे अब तक पुलिस और नेताओं की सरपरस्ती में ही गुंडा राज चलाता रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद भी इसी बात पर बवाल मचा है कि विकास दुबे पकड़ा गया है या फिर अपने आकाओं की मदद से उसने खुद को एक बार फिर बचा लिया है। मैं विकास
गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर सैकड़ों सवाल। जितनी चतुराई से अपने आप को बचा गया ये एनकाउंटर से, सबसे पहले पब्लिक के सामने लगा के उसको बीच चौड़ाई पे फांसी देनी चाहिए। महाकाल के दरबार तक कैसे पहुंचा विकास? टोटल राजनीति चल रही है और कुछ नहीं, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीधा एनकाउंटर करो तो मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। गिरफ्तारी या सरेंडर? तो सीमा सील होने पर कैसे वो एमपी पहुंच सकता है? लगभग एक हफ्ते तक पुलिस से लुका छिपी करने के बाद कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुलिस के शिकंजे में आया तो चीख चीख कर इस तरह अपनी पहचान बताने लगा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। पुलिस ने विकास की गर्दन पकड़ रखी थी, इसके बावजूद विकास बार बार अपनी पहचान बता रहा था। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। पुलिस के शिकंजे में आते ही विकास का बार बार चीख कर अपनी पहचान बताना कई सवाल उठा रहा है। इसे समझने के लिए इन दो तस्वीरों को देखिए। इन दो तस्वीरों में पहली तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर की है, जिसमें विकास अपनी पहचान को खुद ही बयां कर रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर 2 दिन पहले की है, जब वो फरीदाबाद में एक गेस्ट हाउस में कमरा लेने पहुंचा था। यहां जब उससे पहचान पत्र मांगा गया तो चुपचाप वो गेस्ट हाउस से निकल गया। इन दो तस्वीरों से कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 दिन पहले जो शख्स फरीदाबाद में अपनी पहचान छिपा रहा था, वो उज्जैन में खुद अपनी पहचान क्यों बताने लगा? जिस तरह से वो चीख रहा था, उससे यह भी सवाल उठता है कि वो अपनी पहचान बताने के लिए इतना उतावला क्यों था? विकास की हरकतों से क्या ये माना जाए कि उसने किसी रणनीति के तहत अपनी पहचान बताई? और क्या ये उसका एनकाउंटर से बचने का कोई पैंतरा था? कानपुर कांड को अंजाम देने के बाद से ही विकास लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। इस बीच पुलिस एक एक करके उसके साथियों का एनकाउंटर कर रही थी। जाहिर तौर पर विकास को भी अपनी मौत का डर सता रहा था। और जिस तरह उज्जैन में जब वो महाकाल मंदिर में पकड़ा गया और जिस तरह वो चिल्लाया, मैं विकास कानपुर वाला, यानी एक तरह से ये उसकी सोची समझी रणनीति थी। कानपुर की वारदात को अंजाम देने के बाद विकास उज्जैन में गिरफ्तार हुआ और वो लगभग 1 हफ्ते तक पुलिस को छकाता रहा। इस दौरान वो कई राज्यों में भटकता रहा। विकास कानपुर से निकलकर हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचा, वहां से वो दिल्ली आया, दिल्ली से फिर वो राजस्थान के जयपुर पहुंचा, जयपुर से कोटा गया और वहां से उज्जैन पहुंच गया। विकास के पीछे पुलिस लगी हुई थी, इसके बावजूद वो एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचता रहा, लेकिन पुलिस को खबर नहीं हुई। इससे पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उसने सिर्फ 7 दिनों में 6 राज्य कैसे पार कर लिए। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोरोना की वजह से हर राज्य की सीमाओं पर पुलिस जांच के लिए बैठी है, उसके बावजूद वो 6 राज्यों की सीमाएं कैसे लांघता चला गया? आखिर 6 राज्यों की पुलिस को चकमा देने में वो कैसे कामयाब रहा? फरीदाबाद में विकास सड़क पर घूमता भी दिखा, इसके बाद भी पुलिस के हाथ क्यों नहीं आया? तो क्या इसे पुलिस के खुफिया तंत्र की नाकामी ना माना जाए? विकास की इस हैरान करने वाली भागम भाग को लेकर कानपुर कांड में शहीद हुए लोगों के परिवार के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। टोटल राजनीति चल रही है और कुछ नहीं, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीधा एनकाउंटर करो तो मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले, और उनका भी एनकाउंटर करो जो पुलिस वालों ने उनका साथ दिया है गुंडों का, और उसकी जितनी भी टीम है सभी का एनकाउंटर बीच सड़क पर किया जाए, तब मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। ये टोटली राजनीति है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस भी मिली हुई है और राजनीति के लोग, नेता भी मिले हुए हैं, तभी ये मध्य प्रदेश पहुंच गया। नहीं तो सीमा सील होने पर कैसे वो मध्य एमपी पहुंच सकता है? जिस तरीके से हमारे 8 जवान मारे गए, उसी तरीके से विकास दुबे का भी काउंटर होना चाहिए। विकास का 6 राज्यों की पुलिस को चकमा देना ही पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाता है। इसके साथ ही महाकाल के दरबार में उसकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उससे यह सवाल भी उठ रहा है कि विकास को गिरफ्तार किया गया है या उसने सरेंडर किया है, क्योंकि उज्जैन में विकास के साथ जो लोग थे उनसे भी यही संकेत मिलता है कि उसने सरेंडर की तैयारी कर रखी थी। पुलिस ने उज्जैन में 2 वकीलों को भी पकड़ा है। दोनों ही वकील लखनऊ के रहने वाले हैं। शक है कि ये वकील विकास का सरेंडर कराने के लिए आए थे। पुलिस ने वकीलों से पूछताछ की है। 2 वकीलों से पूछताछ करने के अलावा पुलिस ने एक गाड़ी भी बरामद की है। ये गाड़ी लखनऊ में रजिस्टर्ड है
गाड़ी मनोज कुमार यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है और मनोज पेशे से वकील है। पुलिस को शक है कि मनोज विकास को सरेंडर कराने के लिए अपनी इसी गाड़ी से उज्जैन लेकर आया था। शक के आधार पर पुलिस ने मनोज यादव और उनकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, लेकिन मनोज के परिवार वालों को कहना है कि उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है और विकास उनकी गाड़ी में उज्जैन नहीं आया था। जी होटल लिए थे, होटल में सामने खड़े हुए, वहीं पे खड़ा करके दर्शन करने गए थे और होटल के सामने ही जब वो बाद में देखे तो वहाँ पे पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वो लोग नीचे उतर के आए, देखे आके मेरी गाड़ी को क्यों घेरा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ पे देखने के बाद बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो पुलिस जाँच कर रही है, अब उनकी जाँच हो जाएगी तब पता चलेगा क्या। विकास की गिरफ्तारी को लेकर बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि क्या विकास की गिरफ्तारी हुई है या उसने सरेंडर किया है। सवाल ये भी है कि क्या एक साजिश के तहत वो मंदिर पहुंचा था और उसने जानबूझकर मंदिर परिसर में अपनी पहचान उजागर कर दी ताकि उसे पकड़ लिया जाए। क्या विकास ने एनकाउंटर के डर से सुनियोजित सरेंडर किया है? सरेंडर या गिरफ्तारी, विकास दुबे को हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया। पुलिस दावा कर रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो विपक्ष है और तमाम विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नाटकीयता है इस गिरफ्तारी में। ये सरेंडर या गिरफ्तारी, इस पर सवाल हो रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है। विकास ने सरेंडर किया या उसकी गिरफ्तारी हुई, ये सच शायद कभी सामने ना आए, लेकिन ये सच है कि अब विकास पुलिस के शिकंजे में आ चुका है और उसकी काली करतूतों की कुंडली ये कहती है कि आने वाले दिनों में विकास के गुनाहों के छींटे कुछ सफेद पोशों के दामन तक भी पहुंच सकते हैं। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ दिया। विकास दुबे की गिरफ्तारी से एक दिन पहले पुलिस ने उसके भतीजे अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। ये वही अमर दुबे था जो विकास के साथ उसके बॉडीगार्ड के तौर पर हमेशा रहता था। अमर की शादी भी विकास दुबे ने अपनी गुंडागर्दी के दम पर ही कराई थी। एनकाउंटर में मारे जाने से ठीक 9 दिन पहले अभी लड़की के घर वालों को डरा धमकाकर उसने इस शादी के लिए उन्हें मजबूर किया था। वैसे विकास दुबे का यह भी एक शगल था, उसने अपनी शादी भी तो ऐसे ही की थी। बताते हैं कि करीब 25 साल पहले विकास दुबे की ज्ञानेंद्र निगम नाम के एक युवक से दोस्ती थी। एमपी के शहडोल के ज्ञानेंद्र निगम के पिता कानपुर में नौकरी करते थे। ज्ञानेंद्र से दोस्ती की वजह से विकास दुबे का उसके घर आना जाना शुरू हुआ और वहीं उसकी नजर रिचा और सोनू पर पड़ी। रिचा के घर वाले विकास दुबे से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो वो उसे बंदूक की नोक पर भगा ले गया। 1997 में विकास दुबे से शादी के कुछ समय बाद रिचा वापस अपने मायके चली आई। तब भी विकास दुबे उसे डरा धमकाकर अपने साथ ले गया। रिचा के मायके वालों का दावा है कि पिछले 10-15 साल से उनका विकास और रिचा से कोई संबंध नहीं था। कुछ ऐसा ही हाल विकास दुबे के भतीजे अमर का भी था। उसकी शादी की बात जिस परिवार में चल रही थी, उस परिवार को जब अमर दुबे के आपराधिक कारनामों की खबर मिली तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। विकास दुबे ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। उसने लड़की और उसके घर वालों को जबरन अपने गांव बुलवाया और उन्हें तभी जाने दिया जब अमर की उस लड़की से शादी हो गई। इसके बाद पुलिस वालों की हत्या से खून से सने हाथ लिए भाग रहा अमर मुठभेड़ में मारा गया, जबकि शादी होते ही विधवा हो चुकी उसकी बीवी उसके गुनाहों का हिसाब चुकाने के लिए जेल में। सलाखों में पहुंचा शिवली का डॉन। एक हफ्ते तक भागता रहा विकास। विकास के 5 साथी एनकाउंटर में हुए ढेर। मुठभेड़ में मारा गया विकास का सबसे करीबी अमर। विकास की तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके कई साथियों को मार गिराया, जिसमें सबसे अहम नाम है अमर दुबे का, जिसे 8 जुलाई को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ढेर किया था।
कानपुर कांड के बाद से ही विकास के गैंग की काली करतूतें सामने आने लगी, लेकिन उसके करीबी अमर दुबे से जुड़ा हुआ एक ऐसा सच सामने आया है जो किसी को भी हैरान कर दे। अमर दुबे की शादी 29 जून को हुई थी। शादी का कार्यक्रम विकास दुबे के घर में हुआ था। इस शादी के लिए लड़की के घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि शादी से पहले ही वो अमर दुबे का आपराधिक रिकॉर्ड जान चुके थे। इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था। इसके बाद विकास दुबे ने शादी कराने के लिए लड़की के परिवार वालों को डराया धमकाया। विकास के दबाव में ही लड़की के परिवार वाले शादी के लिए राजी हुए और शादी के 9 दिन बाद ही अमर का एनकाउंटर हो गया। अमर दुबे विकास के लिए जरूरी भी था और मजबूरी भी था। कहते हैं कि अमर को विकास इस कदर प्यार करता था कि उसने अमर की शादी अपनी पूरी निगरानी में कराई थी। यहाँ पर अमर की शादी के लिए बाकायदा टेंट लगा था और यहाँ पर जश्न मनाया गया था। साथ ही साथ लोगों को भी बुलाया गया था। कुछ गांव के लोग थे, कुछ बाहरी लोग भी उस शादी में शामिल होने आए थे। और जब शादी हुई तो पूरी शादी विकास ने अपनी निगरानी में कराई, क्योंकि अमर के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए लड़की वाले शादी से इनकार कर रहे थे, जिसके चलते अमर की शादी बंदूकों की निगरानी में हुई। अमर दुबे विकास का सबसे खास आदमी था, इसलिए पुलिस ने विकास की कुंडली खंगालने के लिए अमर दुबे के परिवार से भी पूछताछ की। यहाँ तक कि अमर दुबे की पत्नी से भी पुलिस ने सवाल जवाब किए, जिसने महज 9 दिन पहले अमर के साथ फेरे लिए थे। अतुल दुबे भी मार दिया गया, नाती भी मार दिया गया, बेटा बाबा भी अभी मरे, हमारे भाग गया। अमर के घर वालों के मुताबिक अमर अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन विकास दुबे ने ही उस पर शादी का दबाव बनाया, जिसके बाद वो शादी के लिए राजी हुआ और उसकी शादी का गवाह बना वो घर जहां 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। लेकिन जरा सोचिए, जिस रात इस घर में मौत का तांडव हो रहा था, उससे ठीक 2 दिन पहले यहाँ शहनाई बज रही थी। यही वो घर है जहां 29 जून को अमर दुबे की शादी के लिए विकास ने शहनाई बजवाई थी, लेकिन आज यहाँ केवल खंडहर और सन्नाटा है। दोनों की काली करतूतों ने अमर की दुल्हन के साथ कई लोगों की जिंदगी काली कर दी। अब विकास दुबे की इस गांव में केवल उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी कहानियां ही हैं। तो साफ आप देख सकते हैं कि 29 को शादी हुई और उसके बाद 2 से 3 की रात में पुलिस से मुठभेड़ हुई। उसके बाद अमर दुबे ने यहाँ पर पुलिसकर्मियों को शहीद किया, जिसके बाद अमर दुबे को कल मुठभेड़ में हमीरपुर में गिरा दिया गया। तो कह सकते हैं कि इस कांड ने कई घर तबाह कर दिए, कई घर बर्बाद कर दिए। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आज विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है और अमर दुबे मारा जा चुका है। लेकिन कानपुर और आसपास के इलाकों में ये जोड़ी सबसे कुख्यात मानी जाती है। कहते हैं कि गुनाह की उम्र लंबी नहीं होती और कानपुर कांड से यह साबित भी हो गया। विकास दुबे सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और उसका साथी अमर दुबे मारा जा चुका है और उनके गुनाहों की सजा इनसे जुड़ा हर शख्स भुगत रहा।